हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ के प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी के लिए चीज़ें करा रहे हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपकी जो सब्जेक्ट हैं, जो सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी कराई जा रही है। उसमें क्या है कि पहला सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और उसमें हम अपना भारत का भूगोल कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने 8 लेक्चर अभी तक कर लिए हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें अपनी इंडियन ज्योग्राफी की ख़त्म कर ली है। इसी कड़ी में आगे हम आज कराने वाले हैं 9 लेक्चर, जिसमें कल तक हमने अपने 8वें लेक्चर में कर लिया था कि अपना दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के सारे पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज जो हम आपको करवाने वाले हैं, या हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम अगली क्लास में क्या करवाएंगे, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो आपका नवा लेक्चर है, उसमें आपका टॉपिक जो रहेगा उसको मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। आज उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तटीय मैदानी प्रदेश है। और एक और बात आपसे शेयर करनी है कि ये आपका आज हम पढ़ेंगे। मैं क्योंकि लेक्चर इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपको अच्छे से डिलीवर करी जा सकती चीज़ें। मैराथन करवाई जाएगी। इसके बाद कई लोग बोले हैं कि मैराथन को लेके, तो मैराथन भी कराई जाएगी, लेकिन आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे से और चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। मैराथन में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जल्दी से डिलीवर करनी होती हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपको लेक्चर वाइज चीज़ें करा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, या क्वेश्चन आपसे अगर सीधे सीधे ना आए तो आप उसको अपने कॉमन सेंस से लगा सकें, अपनी नॉलेज के बेस पे उसको बना सकें। इस तरीके से और इस वजह से आपको ये लेक्चर करवाए जा रहे हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो आप इस तरीके से करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का जो हमारा नवा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का तटीय मैदानी प्रदेश। आज इसमें हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आपके पश्चिमी तटीय मैदान को जानेंगे और इसमें हम जानेंगे पश्चिमी तटीय मैदान को, इसके साथ ही हम पूर्वी तटीय मैदान को जानेंगे। तो इसीलिए आप बने रहिए और आज हम समझेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे जानने वाली बात और क्या क्या आपके क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें तटीय मैदानी प्रदेश में। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ तटीय मैदानी प्रदेश को लेके, तो तटीय मैदानी प्रदेश को लेके मैं पहली बात बता दूं कि इसका विस्तार जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं आपको मैप के जरिए भी बताऊंगा, ये आप लिख लीजिए अभी। तो आपका जो विस्तार है वो गुजरात से लेके, आपका जो विस्तार है इसका तटीय मैदानी प्रदेश का, गुजरात से लेके कन्याकुमारी, और आपका कन्याकुमारी और आपका कहाँ तक है, तो आपका पश्चिम बंगाल तक है। कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल तक है। अब ये कैसे है तो मैं आपको डायग्राम के जरिए बना के बताता हूँ, फिर आगे चर्चा होगी इस पर, क्योंकि एक डायग्राम बन जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप अपने अपने उसमें बना सकते हैं, अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। आप इसी तरीके से बनाइए और आप समझिए कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक तरीके से आपका दक्षिण भारत का हमारा पूरा तटीय मैदान है। इसको मैं और आपको अब इसमें चीज़ें बताता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें हमको करनी है, कैसे कैसे पढ़नी है। तो हम पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान में कौन से आपको पार्ट्स पढ़ने हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला आप इधर पार्ट बनाएं, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। तो ये आपका जो पूरा पार्ट है वो आपका कौन सा है? कच्छ का रण है। इसको क्या नाम देते हैं? इसको कच्छ का रण बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, कच्छ का रण। कच्छ भूमि जो आपकी है वो कच्छ का रण ये है। इसके बाद इसमें जो दूसरी बात है, दूसरी चीज़ आपके लिए वो मैं बना देता हूँ। तो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ से लेके और ये आपका यहाँ तक, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका काठियावाड़ का पठार है या काठियावाड़ तटीय मैदान है। तो कौन सा ये? काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान। आगे इसमें क्या है, और मैं अलग अलग कलर में बना रहा हूँ इसीलिए कि आपको एक अच्छे से दिख सके। ये आपका जो है गुजरात का तटीय मैदान है। इतना जो आपका है ये आपका गुजरात का तटीय मैदान है। सॉरी एक सेकेंड, गुजरात तटीय मैदान, मतलब इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसीलिए आप ये समझिए। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, पूरा वो जो है गुजरात का ही पार्ट है। तो इस तरीके से ये है। अब इसके नीचे चले जाते हैं और इसमें देखते हैं कि और आगे क्या है आपके लिए। तो एक यहाँ से यहाँ पे आपका दमन है, यहाँ पे आपका जो दमन द्वीप है, जो आपका यूटी है वो, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है वो गोवा तक, ये आपका पूरा पोर्शन क्या है? ये वाला तटीय मैदान, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपके कोकड़ तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? कोकड़ तटीय मैदान। तो ये आपका कोकड़ तटीय मैदान हो गया। अब इसके आगे नीचे आते हैं कि आगे कौन सा आएगा। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा है? तो ये आपका गोवा है।
अब गोवा से लेके आपके पूरे कर्नाटक यानी न्यू मैंगलोर तक ऐसे करके इस तरीके से जो ये वाला आपका तटी मैदान होगा, इसको बोलते हैं कन्नड़ या केनेरा भी बोलते हैं या कनेरा, तो कनेरा तटीय मैदान। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, कनेरा तटी मैदान या कन्नड़ तटी मैदान। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पे जो एक कर्नाटक का जो है शहर है न्यू मैंगलोर या मंगलोर भी बोलते हैं, तो अब दोनों कोई सा भी लिखिए, न्यू मैंगलोर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आगे का एरिया है वो पूरा आपका कौन सा है, आप सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मालाबार तट, इसको बोलते हैं आपका मालाबार तट, इसको बोलते हैं मालाबार तट। पहले मैं मैप इसीलिए बनवा रहा हूँ, एक आपको दिमाग में इसका आइडिया बन जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, किन किन को हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको जानना। मालाबार तट एक ये हो गया। अब यहाँ पे आप सभी को पता है ये कौन सा है, कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है ये। अब इसके हम पूर्व की तरफ देख लेते हैं, तो सारा मैप एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं अभी, फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो इधर से लेके ये आपका पूरा जो है वो कौन सा है, तो इसको बोलते हैं आपका कोरोमंडल तट। ये आपका कौन सा है, तो आपका कौन सा है, कोरोमंडल और तट या तटी मैदान, तो कोरोमंडल तट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपका जो है अगला है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये वाला जो मैदान है ये आपका कौन सा होगा, तो ये आपका काकीनाडा तटी मैदान होगा, काकीनाडा तटी मैदान। ठीक है, तो इस तरीके से आगे। अब आगे वाला देखते हैं, इसमें और कौन सा आपका पार्ट है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं ये आगे यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसमें सारे डिफरेंस आपको बताऊंगा अभी। ये जो आपका है वो आपका आंध्रा तटी मैदान है। तो इस तरीके से आपको समझना है। फिर आगे इसमें क्या है, आगे इसमें है ये वाला पार्ट, ये वाला तटी मैदान, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है उत्कल तटी मैदान। ये है आपका उत्कल तटीय मैदान, तो ये आपका उत्कल तटी मैदान है। और इसके ऊपर जो है आपका सुंदरबन का है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी, इतना ही हमारा सुंदरबन चूँकि हम पढ़ चुके हैं, तो आगे इतना ही, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये इनका विभाजन कैसे कैसे है, तो आपके लिए कुछ नदियाँ जानना जरूरी है। जिस तरीके से जैसे ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, तो ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ से लेके और ये वाला जो आपका उत्कल तट है वो पूरा कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे एक नदी है, इसको बोलते हैं बंसधारा नदी। इसके बीच का जो भी आपका तटी मैदान होगा वो कौन सा होगा, उत्कल तटी मैदान होगा। इसके बाद जो आपका आंध्रा तटी मैदान है उनके बीच में वो किस किस नदियों के बीच में, किन नदियों के बीच में है, तो वो बंसधारा से लेके और ये आपकी जो है गोदावरी नदी जो है गोदावरी नदी के बीच में होगा। ठीक है, अब हम इन गोदावरी से लेके और काकीनाडा तटी मैदान की बात करें, तो ये आपका जो है वो वाली कौन सी नदी है, तो ये आपकी जो है नदी है वो कृष्णा नदी है। तो ये कौन सी नदी है आपकी, कृष्णा नदी है। इन दोनों के बीच में आपका जो है काकीनाडा तटी मैदान है। इसके बाद जो है आपका पूरा कोरोमंडल तट है। तो इस तरीके से हम आगे चर्चा करेंगे, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो पहले मैं आपको ये मैप बना लीजिए आप, इसके साथ ही तटी मैदान से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उसके बाद हम एक एक करके सबको और पढ़ेंगे। तो इसमें पहली बात आपके लिए जानने वाली है कि इसके जो निर्माण हुआ इस तटी मैदान का वो किस काल में या किस समय हुआ, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो वो आप लिख लीजिए। वो आपका होगा कौन सा, तो प्लीस्टोसीन में ये इनका निर्माण हुआ। तो प्लीस्टोसीन से लेके होलोसीन जो आपके दोनों काल हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, इनके बीच में इनका निर्माण हुआ। बेसिकली ये दोनों पार्ट किसके हैं आप सभी जानते हैं, तो ये आपके किसके काल भाग हैं, तो मैंने बताया था आपको क्वाटरनरी के हैं, ये क्वाटरनरी के हैं, क्वाटरनरी पीरियड के दोनों भाग जो हैं वो इसी के हैं।
अब इन दोनों के बीच में क्वाटरनरी पीरियड में प्लीस्टोसीन से लेकर होलोसीन के बीच में इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है। अब कैसे निर्माण हुआ है, तो निर्माण आप सभी जानते हैं किस तरीके से होगा कि जो आपकी पवनें हैं, जो आपके जो क्या कहते हैं सागरीय लहरें होती हैं, सागरीय लहरें व नदियाँ। अब नदियों पवनें, सागरीय लहरें व नदियों द्वारा क्या होता है कि नदियों द्वारा अपर्दन, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, अपर्दन व निक्षेपण से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। अपर्दन व निक्षेपण से या निक्षेपण की प्रक्रिया से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया से निर्मित, तो प्रक्रिया से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। इस तरीके से आप जान लिए कि ये नदियाँ, सागरीय लहरें और पवनों के जरिए भी इनका निर्माण होता है। बेसिकली ज़्यादातर जो मेन फैक्टर में आती हैं, जो मेन रोल होता है वो नदियों और आपकी सागरीय लहरों का होता है। तो इनसे इनका निर्माण होता है। पवनें तो जो है आपका जैसे कि कच्छ के एरिया में या बेसिकली आप इसको ये मान के चलिए इसका नेगलेक्ट पार्ट है जो आपका इनमें भाग होता है। बाकी इन दोनों का जो है सागरीय लहरें और जो है नदियाँ इनका निर्माण करती हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि इसमें और आपके लिए क्या जानने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे 2 भाग में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला भाग आपका कौन सा था, मैंने बताया जैसे पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा आपका जो पार्ट है वो है पूर्वी तटीय मैदान। तो इन दोनों पार्ट्स के बारे में जानेंगे। और आपसे क्वेश्चन अगर करता है कि बताइए किसका जो है हिस्सा होता है, तो आप ये दोनों में से लगाइए, सागरीय लहरें नदियों द्वारा, क्योंकि पवनें जो हैं आपके नेगलेक्ट हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये हट सकते हैं। बाकी ये जो है सागरीय लहरें और नदियों द्वारा अपक्षय और अपर्दन या निक्षेपण से क्या होता है कि उसकी प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है। अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ पश्चिमी तटीय से क्या क्या चीज़ें और आपको जाननी चाहिए। कि पहली बात, अब हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान को, तो उसको लेके हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात इसमें पश्चिमी तटीय मैदान को लेके एक होती है कि इसकी एवरेज जो आपकी जो चौड़ाई होती है वो पूछी जाती है। तो एवरेज चौड़ाई आपसे पूछी जाती है, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस पूछते हैं कि ये चौड़ा है कि ये चौड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट ज़्यादा चौड़े हैं इनके कंपैरिजन में। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी जो 64 किलोमीटर की चौड़ाई है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 64 किलोमीटर की चौड़ाई है। अब चूँकि कि अब हम बात तब बाद में करेंगे कि ये क्यों चौड़े हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान क्यों जो है सकरे हैं। तो अब या आपको मैं इधर ही बता दूं इन दोनों में डिफरेंस। कि पहली बात तो ये कि ये ज्वार नद मुख बनाते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं। और ये जो है वो डेल्टा का निर्माण करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। और इनकी जो एवरेज चौड़ाई है, एवरेज विड्थ जो है, विड्थ आप लिख लेना, चौड़ाई तो आपको पता है कि इनकी जो है वो 150 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। कितनी है, 150 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। तो इसीलिए क्या है, ये देख रहे हैं आप डिफरेंस कि ये जो है चौड़े हैं। अब मैं आपको बता दूं एक सेकेंड कि कहीं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि कहीं ये 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में है। तो आप इनको याद रखिए कि इतनी चौड़ाई है, इसलिए ये चौड़े हैं, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, पहली बात इसीलिए चौड़े। और ये ज्वार नदमुख बनाते हैं। अभी डेल्टा का निर्माण करते हैं तो नदियों द्वारा क्या होता है, अवसाद लाए जाते हैं। और अवसाद लाने की वजह से क्या है, अवसाद के निक्षेपण से इनके जो तट हैं, अवसाद के निक्षेपण से क्या होता है, इनके तट चौड़े हो जाते हैं। और ज्वार नदमुख में क्या होता है, अवसाद नहीं लाए जाते हैं, यानी बहुत कम अवसाद होते हैं, तो इनकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, इनकी चौड़ाई जो होती है डेल्टा की वो अधिक होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इनकी चौड़ाई वो है कम है और इनकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये 100 से लेकर 150 किलोमीटर की चौड़ाई में देखे जाते हैं, और ये आपको 64 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग एवरेज है तो देखे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, पश्चिमी तटीय मैदान जो आपका है वो कितना लंबाई में है वो मैं आपको बता दूँ। पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपका, लंबाई अगर पूछता है इसकी, पश्चिमी तटीय मैदान की लंबाई अगर पूछता है तो आप कितनी बताएंगे, 1600 किलोमीटर में है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक और बात जानने वाली है कि ये पूछ सकता है कि पश्चिमी तटीय मैदान सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पे है।
तो सर्वाधिक चौड़ाई इसकी अगर पूछता है आपसे, सर्वाधिक चौड़ा तट जो पश्चिमी तट का है वो किसका है, तो आपका गुजरात का है। पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात का तट जो है वो सर्वाधिक चौड़ाई है, ठीक है, उसका जो है तट वो है सबसे चौड़ा है। अब हम बात करते हैं आगे, एक एक करके समझेंगे सबको कि कैसे कैसे कच्छ का रण बना, क्या क्या है उसके बारे में जानने वाली बातें। तो पहला आप पॉइंट लिखिए इसमें, कच्छ का रण, कच्छ का रण, इसको समझिए इसमें क्या क्या है। इसको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, इसको रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने मैप बना दिया था, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा मैप बनाता हूँ इस तरीके से। तो मैं इतना ही बनाऊंगा क्योंकि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ अभी। तो ये आप समझिए कि ये आपका कच्छ का रण है। यहाँ आपको चीज़ें समझनी है कच्छ के रण में क्या क्या है चीज़ें। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो खाड़ी है इसको क्या नाम देते हैं, कि इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, इसको कच्छ की खाड़ी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कच्छ का रण है, ये आपका कच्छ का रण है, इसीलिए इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे जो सागरी एरिया है उसमें, मैंने उस दिन आपको एक दिन इस जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ये अरावली पर्वत हैं, यहाँ से ये यहाँ स्नैक हिल्स हैं, यहाँ पे स्नैक हिल्स हैं, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, तो उसका नाम बताया था लूनी रिवर बताया था। क्या नाम बताया था, लूनी रिवर बताया था। तो लूनी रिवर जो है आपकी, लूनी रिवर जो है वो इसी कच्छ के रण में क्या होता है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि वो पूरे समुद्र में ना जाके इसी में विलुप्त हो जाती है, इसी कच्छ के रण में आपके विलुप्त हो जाती है, यानी कि वो दिखती नहीं है, उसका पानी जो है मिट्टी के अंदर जो अंदर ही अंदर दलदली क्षेत्र के फॉर्म में चलते रहता है, ऐसा लगता है कि नदी गायब हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैंने एक और वीडियो में जब दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, ये आपकी विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। तो आपकी कौन सी है, विंध्यन पहाड़ियाँ हैं या विंध्यन श्रेणी है। तो इससे मैंने बताया था, या इससे भी एक नदी निकलती है, वो मैं बता देता हूँ, उससे एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोरबी नदी। तो ये मोरबी नदी जो है आपकी वो यहाँ पे बहती है और इसी में विलुप्त हो जाती है, यानी इसी में, इस एरिया में वो बहती है, प्रवाहित होती है। तो दो बातें आपने जानी कि दो नदियाँ हैं यहाँ पे और ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं। तो आपको इन दोनों नदियों की वजह से कैसा एरिया बन जाता है, तो ये कच्छ का रण जो है वो दलदली क्षेत्र जो है बन जाता है। तो पहली बात इसके बारे में जानने वाली है कि एक तो ये कैसा क्षेत्र है, यह एक क्या है, एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है। ये मार्सी लैंड है एक, मतलब कैसी दलदली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्सी लैंड, ठीक है, ये मार्सी लैंड है। दूसरी बात कच्छ के रण में क्या जानने वाली बात है आपके लिए, कि ये दो नदियाँ यहाँ से बहती हैं, कौन सी, तो लूनी व मोरबी नदियाँ या नदी प्रवाहित होती हैं। तीसरी बात इसके बारे में आपको और क्या याद रखनी है कच्छ के रण के बारे में, तो वो आपको क्या रखनी है कि इसी कच्छ के रण को क्या बोलते हैं, तो इसको सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसको वाइट जो है सफ़ेद मरुस्थल बोला जाता है, सफ़ेद यानी कि वाइट डेजर्ट के नाम से, तो सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको जानने वाली बात है कि इसको सफ़ेद मरुस्थल भी बोलते हैं। इसके बारे में एक और बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कई बार करते रहता है कि ये किस लिए फेमस है, तो ये जंगली जो आपके जंगली गधे होते हैं, जंगली गधों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें अगली बात एक और जान लीजिए जो आपके लिए कई बार पूछ सकता है कि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इतनी बातें आपको कच्छ के रण के बारे में जाननी है जो आपको क्वेश्चन कर सकता है। पहली बात तो यहाँ पे कच्छ का रण में कैसी भूमि है, ये दलदली है, और दूसरा यहाँ कौन सी नदियाँ हैं, इसको क्या बोला जाता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है या फेमस है, तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। अगली बात हम पढ़ेंगे तो वो आपके काठियावाड़ पठार के बारे में, वो आपका काठियावाड़ पठार के बारे में, तो वो आपको मैं बना देता हूँ काठियावाड़ के पठार के बारे में। तो हमने देखा था कि काठियावाड़ का पठार जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, काठियावाड़ का जो है तटीय मैदान, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है इसमें कहानी। काठियावाड़ तटीय मैदान,
तो इसके बारे में चीज़ें जाननी है हमें। तो पहली बात इसके बारे में जानने वाली बात क्या होगी कि ये बना कैसे है। पहली बात तो इसका निर्माण जो हुआ है, पहली बात तो ये गुजरात में आपको पता ही है, और दूसरी बात इसका निर्माण जो हुआ है वो ये आपकी मांडव, वर्धा और गिरनार, ये जो कुछ पहाड़ियाँ हैं, गिरनार या इनको गिर पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, या दूसरी है मतलब एक दूसरे नाम से जानते हैं। तो गिर पहाड़ियों से जो नदियाँ निकलती हैं, से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ बना के, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके की जो है मांडव, वर्धा, गिरनार या गिर पहाड़ियाँ हैं, उनसे नदियाँ निकलती हैं, और उन नदियों से क्या होता है कि इस काठियावाड़ तटीय मैदान का जो है निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में इतना ही जानना है कि किस तरीके से इसका निर्माण होता है। अब हम जो है गुजरात के मैदान के बारे में कुछ जानने को नहीं है, आगे हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे सीधे कोकड़ तट के बारे में। तो हम अब आगे बात करने वाले हैं कोकड़ तट के बारे में। तो आप लिखिए कोकड़ तटीय मैदान। और कोकड़ तटीय मैदान के बारे में आपको क्या क्या जानने वाली बात है वो आप जान लीजिए। कि पहली बात तो इसके बारे में जो जानने वाली है कि वो कि विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है। पहली इसके बारे में जानने वाली बात है विस्तार को लेके, जो आपके मैंने बताया था कि मैप के जरिए आप देखते रहिए दमन से लेके कहाँ तक है। तो आपका दमन से लेके गोवा तक के बीच में ये है। तो दमन से लेके गोवा तक में ये फैला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात इसमें जानने वाली है कि यहाँ पे जो है ये मानसून पूर्व की वर्षा होती है। यहाँ पे मानसून पूर्व की वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो मानसून पूर्व की वर्षा को इस एरिया में, इस कोकड़ क्षेत्र में को आम्र वर्षा बोलते हैं। आम्र वर्षा बोलते हैं। अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि आम्र वर्षा तो कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसी आम्र वर्षा को किस राज्य में बोलते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि आम्र वर्षा, जो आपकी आम्र वर्षा है वो केरल और कर्नाटक में बोला जाता है। केरल व कर्नाटक, तो केरल और कर्नाटक में भी आम्र वर्षा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके का अगर आता है तो आप जो है सावधानी से इसको लगाइएगा। दूसरी बात कोकड़ तटीय मैदान के बारे में जानने वाली बात है। एक तो बात होगी कि मानसून पूर्व से होती है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इस क्षेत्र में, कोकड़ तटीय क्षेत्र में, कि कौन से शहर जो हैं आपको जानने चाहिए, जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं इस क्षेत्र में, या नगर जो हैं वो कौन से। तो पहला आपका जो है आपको जानना चाहिए इसमें जो आपका है वो है ट्रॉम्बे, दूसरा इसमें जो है तारापुर, और तीसरा जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए इधर हो जाएगा रत्नागिरी, और चौथा जो और इम्पोर्टेंट है मुंबई। तो 4 क्षेत्र जो हैं और कई सारे और हैं वो इसके साथ ही ये मुख्य जो है नगर में स्थित हैं। ट्रॉम्बे के बारे में मैं आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट बात, कि पहली बात ट्रॉम्बे में क्या है, आपका बार्क जो है BARC इसका हेडक्वार्टर है, अब ये क्या है बार्क? तो बार्क आपका क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च जो है सेंटर, तो वो आपका यहाँ पे है। इसके अलावा तारापुर क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, वो आपको जानना चाहिए। कि आपको याद होगा कि हमारा जो है फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पे लगा था। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ लगा था, वो आपका लगा था तारापुर में, जो क्या है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये 2 बातें इसके बारे में याद रखनी है। एक कोकड़ तटीय मैदान के बारे में आप बात याद रखना चाहें तो रख लीजिए कि यहाँ पे जो है किस तरीके के जो है अधिकतर वन वृक्ष पाए जाते हैं। तो साल और आपका जो है सागवान के वनों की अधिकता पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे साल और सागवान के वनों की क्या है, अधिकता पाई जाती है। तो ये बातें आपको इसके बारे में जाननी चाहिए थी, जो आपने जान ली हैं। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा दूसरा टॉपिक जो है आपका कन्नड़ तट या आपका कनेरा तटीय मैदान।
तटीय मैदान के बारे में है, जो आपको जानना चाहिए कि किस किस के बीच में है। तो इसका विस्तार जो मैंने पहले ही बताया है, लेकिन फिर से आप लिखिए कि पहला तो गोवा से न्यू मैंगलोर या मंगलोर तक आपका है। तो ये आपका हो गया। और न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इसमें एक नोट करके लिखिएगा या इम्पोर्टेंट करके लिखिए कि सबसे न्यूनतम जो चौड़ाई है पश्चिमी तटीय मैदान की, इस तरीके से लिखें कि पश्चिमी तटीय मैदान की न्यूनतम चौड़ाई कर्नाटक में है। इस तरीके से लिखिए, कहाँ पे है? तो कर्नाटक में सबसे न्यूनतम चौड़ाई है आपके पश्चिमी तटीय मैदान की। इसको कहीं कहीं पे आपका कर्नाटक तट भी, मतलब कर्नाटक में इसको कर्नाटक तट भी बोलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा नाम भी हो जाता है इसी का, कि क्या है? कर्नाटक तट। इसके बारे में एक और बात जानने वाली है कि यहाँ पे जो किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। तो जो आपकी प्राचीन रूपांतरित चट्टानें थीं, प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से क्या है? इनका से निर्माण हुआ। ये आपको याद रखना है, प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक और बात जानने वाली होगी इसमें आपके लिए। तो प्रसिद्धि आप देखें तो यहाँ पे जो है गरम मसाले, इसके अलावा आपकी सुपारी, इसके अलावा नारियल, इन सब की जो है कृषि की जाती है। आदि की क्या होती है? कृषि की जाती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि अभी जो रिपोर्ट आई थी खनिज वाली और खाद्य फसल वाली, तो उसमें जो है नारियल में कर्नाटक जो है पहले पर आ गया है। तो इस तरीके से चीज़ें आपने जानी कन्नड़ तट के बारे में। अब हम पश्चिमी तटीय मैदान के आखिरी पार्ट जो आपका है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके बारे में जानते हैं कि मालाबार तटीय मैदान। इसके बारे में आपके लिए क्या क्या जानने वाली बातें हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि विस्तार आपका पूछ सकता है कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो विस्तार हमने बताया आपको कि न्यू मैंगलोर से लेके कहाँ तक है? आपका कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है? से कन्याकुमारी तक। ये आपका इधर से इधर तक विस्तार है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो अधिकतम क्या होता है? अधिकतम यहाँ पे लैगून देखे जाते हैं, लैगून देखने को मिलते हैं। तो ये आपको जानना है कि अधिकतम लैगून देखने को मिलते हैं। लैगून आप जानते ही हैं कि जो पानी का भराव होता है, जैसे मान लो ये भारत है और यहाँ पे अगर ये तरीके से लैगून और यहाँ पे जो बंद हो जाता है, तो इस तरीके से जैसे चिल्का झील है, आपकी पुलिकट झील है, तो वो सारी कैसी हैं? लैगून है। इसमें और भी हम बात करेंगे लैगून किस तरीके से निर्मित होती हैं। समुद्र के पानी से जो निर्मित होती हैं, तो क्या है कि उसको लैगून बोलते हैं। और ये जो मालाबार तटीय एरिया में जो लैगून होती हैं, उनको लोकल नेम बोला जाता है, यानी कि इसको कैसे बोलेंगे कि स्थानीय भाषा में इन्हें क्या बोलते हैं? इनको कयाल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? इनको कयाल बोलते हैं। और कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे उदाहरण में आप लिखिए तो ये एक होगा पुन्नामदा, ये भी आपकी एक लैगून है। इसके अलावा आप लिखिए कि अष्टमुड़ी, और सबसे फेमस जो आपकी है वो बेम्बनाद झील इसको बोलते हैं। बेम्बनाद झील या बेम्बनाद कयाल भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि भारत की सबसे लंबी लैगून है। लंबाई में भारत की सबसे लंबी क्या है? लैगून है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी लैगून कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? वो आपकी वेम्बनाड है। पुन्नामदा के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे केरल में क्या होता है। केरल में यहाँ पे प्रतिवर्ष क्या होता है? केरल में प्रतिवर्ष एक आयोजन होता है जिसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली
इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको नौका दौड़ बोलते हैं, इसको नौका दौड़ भी बोलते हैं। ये प्रतियोगिता का आयोजन होता है, इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ये बातें आपको इसमें जाननी चाहिए। इसके अलावा एक और दो चीज़ें बात जान लीजिए इसके बारे में कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसमें क्या होता है, इसकी मिट्टी में आपको क्या मिलेगा कि थोरियम एस्क जो होता है मोनोजाइट के भंडार मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? तो जो थोरियम एस्क होता है मोनोजाइट, इसके भंडार मिलते हैं। भंडार क्या है आपको मिलते हैं, इसमें देखे जाते हैं। इसके साथ ही एक और इसके बारे में जानने वाली बात आपके लिए क्या होगी कि जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं वो यहीं से प्रवेश करते हैं भारत में, पश्चिमी तटीय मैदान से वहाँ जो है आपके प्रवेश करते हैं। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है तो मानसून प्रवेश करते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे खास नहीं है, आप जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो प्रवेश करते हैं इसी आपके मालाबार तटीय क्षेत्र से। तो ये आपके लिए जानने वाली बातें जो थी इसमें मैंने आपको बता दी। मैप के ज़रिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे जो आपका वो है वो मालाबार तटीय मैदान है, और इस तरीके से जो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पहले एंट्री इधर ही करते हैं। तो इस तरीके से आप जान लीजिए। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे आपके पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो आज ही बात कर लेते हैं। वैसे तो आपका एक दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तो ये तक टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, थार मरुस्थल को पढ़ेंगे एक साथ। तो अभी हम पूर्वी तटीय मैदान को जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान इसको पढ़ते हैं अब हम। तो मैंने आपको बताया कि ये कई भागों में, 3 भागों में विभाजित है, लेकिन इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानने वाली हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये तो पहली बात कि ये अधिक चौड़ा है, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ये आपको याद रखना है कि अधिक चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ क्या है, मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया है कि नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा निर्माण करती हैं नदियाँ, ये आपको जानना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपकी इसकी एवरेज जो है चौड़ाई कितनी बताई थी, तो मैंने एवरेज चौड़ाई आपको बताई थी 100 से लेके 150 किलोमीटर के बीच में, ये आपकी एवरेज चौड़ाई होगी। फिर मैंने उसकी लंबाई जो आपकी लेंथ बताई थी उसकी बताई थी 1600, तो और इसकी जो है चौड़ाई है वो लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो 1100 किलोमीटर है। यानी कि इनकी लंबाई पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी से लेके कहाँ तक है, आपके पश्चिम बंगाल तक है। तो ये पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। अब इसको हमने मैप के ज़रिए समझ लिया था कि कौन से एरिया में कौन से हैं। तो इसको हम अब सिंगल करके पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे उत्तरी सरकार, इसके 2 भाग हैं एक बेसिकली। तो उत्तरी सरकार के बारे में जानेंगे, उत्तरी सरकार तट क्या है, और दूसरा भाग है कोरोमंडल तट। जिन दोनों को पढ़ने वाले हैं हम, कोरोमंडल तट, दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं कि इसके भी जो है आपके 3 भाग हैं। तो इसके 3 हैं, उत्कल तट, दूसरा इसका भाग है आपका आंध्रा तट, जिसको मैंने बनाया था मैप में, दूसरा आपका आंध्रा तट, और तीसरा काकीनाडा तट। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहला हम जान लेते हैं कि उत्कल तट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, फिर हम आंध्रा तट और फिर काकीनाडा तट को जानेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि उत्कल तट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं। पहली बात तो मैं इसको बताऊं कि विस्तार इसका जो है आपका कहाँ से कहाँ तक था, कि आपकी जो स्वर्ण रेखा नदी थी, स्वर्ण रेखा नदी से और आपकी बंसधारा के बीच का जो मैदान है, जो तटीय मैदान है, वो जो आपका उत्कल तट है। दूसरी बात, इसी उत्कल तट में क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है, आपको पता ही है, इसको बोलते हैं चिल्का स्थित है। ये बात है। अब हमने आपको मैंग्रोव पढ़ाया हुआ है एक वीडियो के ज़रिए,
उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि चिल्का झील हमारी ऐसी है जिसको वेटलैंड, पहली वेटलैंड घोषित किया गया था, यानी पहली जो है आर्द्र भूमि आपकी घोषित किया गया था। तो वो कौन सी थी? वो चिल्का झील ही थी जिसको हमने भारत की पहली वेटलैंड जो है घोषित किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये है खारे पानी की झील। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपको नोट करके लिखना है पॉइंट, कि अगर इस तरीके से पूछता है कि भारत की जो है अंतःस्थलीय यानी भूआबद्ध, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है, भूआबद्ध या अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय सबसे बड़ी, अंतःस्थलीय भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछता है, झील, तो आप लगाएंगे सांभर झील, जो आपके कहाँ है? जो आपके जयपुर राजस्थान में है। कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में आपके है। ये आपको याद रखना है कि सांभर जो है वो कौन सी है? भूआबद्ध, या जो एक देश के अंदर है, जो किसी समुद्र से सटी नहीं है या उसकी वजह से नहीं बनी है, तो अंतःस्थलीय है या भूआबद्ध है। तो उसके मामले में अगर आपको पूछता है तो एक तरीके से ये सांभर हो जाती है, यानी भूआबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड जो है आपकी लेक पूछता है तो आप सांभर लगाएंगे, वहाँ नहीं तो नाम नहीं देता है तो आप चिल्का झील लगाइएगा। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। इसके अलावा इसके बारे में एक और बात जान लीजिए कि उत्कल तट से कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो नदियाँ या डेल्टा बनाती हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी कौन सी नदी हैं, दो तो आपको पता ही है, एक ब्राह्मणी है आप, महानदी, इसके अलावा बैतरणी नदी, फिर स्वर्ण रेखा नदी। तो ये नदियाँ क्या हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ब्राह्मणी, महानदी, बैतरणी, स्वर्ण रेखा नदियाँ डेल्टा बनाती हैं इस उत्कल तट वाले एरिया में। ये आपके लिए जानने वाली बात है। आगे हम बात कर लेते हैं कि अब हमारा आंध्रा तट के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं कि आंध्रा तट को लेके क्या है जानने वाली बातें। तो आंध्रा तट को लेके क्या क्या है ये जान लीजिए। आंध्रा तट को लेके, आंध्रा तटीय मैदान, अब इसमें क्या क्या है कि एक तो फैलाव पता करना है आपको, विस्तार मतलब इसका कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार की बात कर लेते हैं कि बंसधारा से आपकी गोदावरी तक इसका फैलाव है, पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में है कि इस पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे एक बंदरगाह एक आपके लिए जानने वाली बात है कि बंदरगाह कौन सा है। तो इसमें विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह है, ठीक है। दूसरी बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि यहाँ पे क्या है, एक कोरिंगा की खाड़ी है। क्या है? कोरिंगा की खाड़ी यहाँ पे है। और वो क्यों फेमस है? तो वो आपकी कोरिंगा की खाड़ी जो है वो मोती के उत्पादन के लिए फेमस है। तो मोती उत्पादन हेतु क्या है? मोती उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, मोती उत्पादन हेतु जानी जाती है, उसको कोरिंगा की खाड़ी बोलते हैं। इसके साथ आगे हम बात करते हैं आपके काकीनाडा के बारे में। तो काकीनाडा तट के बारे में जान लेते हैं। काकीनाडा तटीय मैदान के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए आपके पेपर से लेके। तो आपके काकीनाडा तटीय मैदान के बारे में एक तो पहली बात कि ये इसका विस्तार जो है आपका गोदावरी से लेके आपका गोदावरी से और कृष्णा रिवर तक है। तो आपका कृष्णा नदी तक है इसका विस्तार काकीनाडा तट का। इसके अलावा इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में, यानी ये दोनों नदियां हैं, तो उनके दोनों के बीच में एक डेल्टा का निर्माण होता है। यानी कि दोनों के बीच में जो डेल्टे का निर्माण होता है, डेल्टा में, तो डेल्टा के मध्य क्या है, इसमें एक आपकी झील है जिसको आप कोलेरू झील बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है। ये जो गोदावरी और कृष्णा है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और इन दोनों डेल्टा के निर्माण से काकीनाडा तटीय मैदान बनता है। और इन्हीं के बीच में कौन सी आपकी जो है कोलेरू झील जो है स्थित है, ये आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं आपके लास्ट वाले टॉपिक पे जो आपका है कोरोमंडल तट। तो आपके कोरोमंडल तटीय मैदान के बारे में जानते हैं कि क्या क्या आपको जानना चाहिए इसके बारे में। तो कोरोमंडल तटीय मैदान के बारे में क्या क्या है
तो पहली बात तो इसमें आप सभी जानते हैं कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है वो जानना है। विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो कृष्णा नदी से लेके आपका कहाँ तक है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तक ये आपका, कन्याकुमारी तक आपका विस्तार है। कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक आपका विस्तृत है ये कोरोमंडल तटीय मैदान। दूसरी बात, इसमें क्या आपके लिए जानने वाली बात है, आप जानते ही होंगे कि इसमें जो है उत्तर पूर्वी जो मानसून आते हैं, उत्तर पूर्वी जो मानसून आते हैं उससे वर्षा होती है। तो उससे क्या है, उत्तर पूर्व मानसून, या इसको हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन मानसून से क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है। तो मानसून से वर्षा होती है, ये आपको जानना है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि कुछ नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, वो ध्यान रखना है इसको, कि कावेरी, इसके अलावा ताम्रपर्णी, ये नदियाँ क्या हैं, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। और ये ताम्रपर्णी जो नदी है आपकी, इसके बारे में क्या जानने वाली बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। ये भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। तो इस तरीके से आप जो है कोरोमंडल तट, आपको जो जो चीज़ें जाननी चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा ये चीज़, इसके साथ ही आपको पता है कि इसी क्षेत्र में जो आपका पुडुचेरी स्थित है, तो वो भी आपको पता होगा कि पुडुचेरी जो है आपका वो इसी कोरोमंडल तटी के पास है। तो इस तरीके से आपके तटीय मैदान जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम कल जो पढ़ेंगे, जो कल का टॉपिक है हमारा, वो आपका द्वीप समूह है। इसके बारे में जानेंगे, दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में और लक्षद्वीप के बारे में, क्या क्या आपके क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर के हिसाब से ज़रूरी बातें हैं। और तीसरी बात जानेंगे हम इसमें, इसके साथ अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो हमारा थार मरुस्थल रहेगा। तो थार मरुस्थल को लेके क्या क्या बातें होंगी वो भी समझेंगे। तो कल आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो है, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके इसको परिचय को लेके है, या कुछ कुछ जो एरिया है पूरा एक तरह से आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम जो है मानसून पढ़ेंगे भारत का, तो वो एक वीडियो में उसको समझेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में अगली क्लास में। और हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए क्लास को, वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो इसी वजह से हम आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।